हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जीओसी सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, जीओसी सेकेंड। सो राइट डाउन जीओसी सेकेंड। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जीओसी सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपको। जीओसी सेकेंड में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइप्स। फिर उसके बाद हम लोग जो है बॉन्ड ब्रेकिंग से इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स एंड आयनिक इंटरमीडिएट्स की जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट रहेगा बॉन्ड ब्रेकिंग, और भी आगे बढ़ेंगे हम जीओसी में। लेकिन अभी अगर मैं पूरा इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप बढ़ते जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। अच्छा, ब्रेकिंग जो वर्ड है ना यहाँ पर, ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग वर्ड जो है इसकी जगह मैं लिसिस वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, क्लीवेज वर्ड भी यूज कर सकता हूँ। तो ब्रेकिंग कहो चाहे लिसिस कहो, चाहे क्लीवेज कहो, सेम ही बात है। लिसिस का मतलब टूटना, ब्रेकिंग मतलब टूटना, लिसिस का मतलब भी टूटना, और क्लीवेज का मतलब भी क्या होता है, टूटना। तो बॉन्ड तीन तरह से, दो तरह से टूट सकती है। बॉन्ड कितनी तरह से टूट सकती है, दो तरह से। पहला टाइप है समान भागों में टूट सकती है बॉन्ड, और दूसरा टाइप है असमान भागों में टूट सकती है। तो पहला हो गया समान विखंडन, और दूसरा विषमांश विखंडन। समान अंशों में टूटना समान विखंडन, और विषम अंशों में टूटना, असमान भागों में टूटना क्या कहलाएगा, विषमांश विखंडन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप की होती है। ए एंड बी इस तरह से क्लासिफाई कर देता हूं मैं। ए एंड बी। ए होता है आपका होमोलिसिस, होमोलिसिस, और बी होता है हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू इक्वल पार्ट्स। होमोलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू इक्वल पार्ट्स, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू इक्वल पार्ट्स। बॉन्ड का समान भागों में टूटना क्या कहलाता है, होमोलिसिस। और हेट्रोलिसिस क्या कहलाता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू अनइक्वल पार्ट्स, ब्रेकिंग
of bond, breaking of bond into unequal parts, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू अनइक्वल पार्ट्स हेट्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है, होमोलिसिस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू इक्वल पार्ट्स एंड हेट्रोलिसिस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू अनइक्वल पार्ट्स। तो होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस पढ़ने से पहले हमें एक टर्म डिफाइन करते हुए पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही एक तरह से, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ने वाले हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लेते हैं, फिर होमोलिसिस हेट्रोलिसिस पढ़ना सुविधाजनक रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में ईएन लिख देता हूं मैं इसको, ईएन समझ जाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूल में मौजूद किसी एटम के न्यूक्लियस के द्वारा जो बॉन्ड जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, कौन सी बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स by the nucleus of an atom present in a molecule is called as electronegativity of that atom. Atom की होगी electronegativity. So write down the tendency to attract the bonded electrons, the tendency to attract, the tendency to attract the bonded electrons by the nucleus, by the nucleus of an atom, present in a molecule, is called as electronegativity of that atom, electronegativity of that atom जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल मैंने लिया, जैसे कोई मॉलिक्यूल है HF, ये बता रखा है मैंने फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है 3 लोन पे रखता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड 0 लोन पे, तो आपस में एक बॉन्ड बना लिए ये। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। वैसे ही दिख रहा है कि फ्लोरीन में ज्यादा प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, तो ज्यादा पावरफुली खींचेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख लेना ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम है तो बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स।
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन की कम है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की तरफ खींच जाएंगे। तो क्या बोलेंगे, फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा उधर, और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी हल्की सी, तो इधर डेल्टा प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और हाइड्रोजन भी खींच रहा है लेकिन कम खींच पा रहा है ये, और वो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा तो रिजल्टेंट फ्लोरीन की तरफ जाएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खींच के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हाइड्रोजन की, कम। ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। समझ में आई बात। तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, उस ट्रिक को याद रखिएगा आप लोग। फोन कॉल, फोन पे कॉल करते हैं ना हम लोग, फोन कॉल, FONCL, फोन कॉल, फोन कॉल, ये ट्रिक हो गया। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। क्या है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। ये होता है F ग्रेटर देन O ग्रेटर देन N तथा Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। हालांकि Cl की नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन लगभग बराबर होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन इज नियरली इक्वल टू क्लोरीन। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में जो नॉन मेटल एटम्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। पी ब्लॉक में ये बोरोन है, यहां पर, यहां कार्बन होता है, इसके बाद फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये सब नॉन मेटल एटम्स है। एन के नीचे पी फास्फोरस, ओ के नीचे एस सल्फर, एफ के नीचे Cl मतलब क्लोरीन, उसके नीचे होता है Br मतलब ब्रोमीन, और उसके भी नीचे होता है I मतलब आयोडीन। ठीक है, ये पीरियड नंबर 2 होता है, मालूम होगा आपको, n इक्वल टू 2। कौन सा पीरियड है ये, n इक्वल टू 2। ये पीरियड नंबर 3, n इक्वल टू 3। ये पीरियड नंबर 4 है, n इक्वल टू 4। ये 5th पीरियड है, n इक्वल टू 5 होगा, है। तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, एंड वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेंड्स की बात करें हम पीरियोडिक टेबल में, जनरल ट्रेंड की, तो क्या होता है, F ग्रेटर देन O है, तो ऐसे देखो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है O से, फिर O ग्रेटर देन N है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है N से। ठीक है, और F और Cl तो सेम ग्रुप में है बेटा, तो इनकी बात तो करें नहीं अभी, FON की बात कर लो, FON। तो ऐसे ही ट्रेंड चलेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह से हम आगे भी लिख सकते हैं कि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा होगी, C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा होगी। ऐसे यहां बोल सकते हैं Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S से ज्यादा होगी, S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होगी। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अगर हम लोग, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती जा रही है। यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पीरियड में क्या ट्रेंड होगा, इन सेम पीरियड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, इन सेम पीरियड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अच्छा, F ग्रेटर देन Cl, तो F ग्रेटर देन Cl है तो एकदम से कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो F ग्रेटर देन Cl तो लिख ही सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए तो F ग्रेटर देन Cl, ये तो लिख ही सकते हैं हम लोग। तो ऐसे बाकी के लिए भी लिख दो,
ऐसे Cl ग्रेटर देन Br, ऐसे Br ग्रेटर देन I होगा, ऐसे यहां देखो O ग्रेटर देन S होगा, ऐसे यहां देखो N ग्रेटर देन P होगा। तो किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इन द सेम पीरियड सेम ग्रुप ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो देखो इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, इससे ज्यादा 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 ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो हर तरफ से देख लो कैसे भी चलो आप। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिए। फ्लोरीन इज द, ये ट्रेंड याद रखना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। घटती है बढ़ती है ये तो जानते हो ना। ठीक है, तो लिखिए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। डबल स्टार करके लिख दीजिए। फ्लोरीन, फ्लोरीन is the most electronegative atom, most electronegative atom in periodic table, in periodic table। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन ही है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, बोरोन नॉन मेटल है ना। मेट्रोइड की बॉर्डर लाइन में लिया था मैंने पहले, फिर बोला था कि यह मेट्रोइड नहीं है, ये नॉन मेटल ही है। तो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें इस ब्लॉक में। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बोरोन भी नॉन मेटल ही है, लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। बोरोन और हाइड्रोजन दोनों लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की भी कमी होती है, लेकिन बोरोन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है। हाइड्रोजन से कार्बन की ज्यादा है, हाइड्रोजन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और बोरोन से भी ज्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी ज्यादा है, बोरोन से भी ज्यादा है। लेकिन बोरोन एंड हाइड्रोजन में कंपेयर करें तो किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस ब्लॉक में जो हाइड्रोजन हुआ करता था उसकी बात कर रहा हूं। बोरोन से कंपेयर करें तो लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of hydrogen is greater than electronegativity of boron। पूरा लिख देता हूं, electronegativity of hydrogen is greater than electronegativity of बोरोन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा होती है, हालांकि लगभग बराबर होती है, थोड़ा सा अंतर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरोन। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल है।
तो अंतर तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अगर ऑर्डर की बात करें तो H ग्रेटर देन B होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लगभग बराबर। ठीक है, तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली रिएक्शंस में काफी यूज करूंगा इस चीज का भी, ये दो बातें जो मैंने बताई है। ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिटेल्स। अब जो है हम लोग होमोलिसिस पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हेटेरोलिसिस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला टॉपिक है हमारा होमोलिसिस। तो हेडिंग डालेंगे ए होमोलिसिस। होमोलिसिस, होमो मतलब इक्वल पार्ट में, लिसिस का मतलब टूटना, ब्रेक होना, क्लीवेज होना। ठीक है, तो बॉन्ड का समान भागों में टूटना होमोलिसिस कहलाता है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एज होमोलिसिस। ये तो मैंने बताया था इसका मतलब। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू होमोलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब होमोलिसिस को पहचानेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो बता रहा हूं उसको बहुत ही गौर से सुनिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। When single bond is available, when single bond is available, when single bond is available between the two more electronegative atoms, between the two more electronegative atoms, more electronegative atoms। ठीक है, और वो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे और क्या हो सकते हो, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बहुत ही बढ़िया बात है। लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भी चलेगा। ठीक है, तब भी होमोलिसिस ही होगा। तो लिख दीजिए ब्रैकेट में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होनी चाहिए एटम्स दोनों। When single bond is available between the two more electronegative atoms, then that bond undergoes homolysis. Then that bond undergoes homolysis in presence of H nu जानते ना, फोटोन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसमें है ये डिटेल H nu के बारे में। ठीक है, H nu क्या एनर्जी है, एनर्जी का पैकेट।
एच न्यू, इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू और अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट in presence of H nu or UV light और हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कहा होना चाहिए, बिटवीन द टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। सिंगल बॉन्ड किनके बीच में होना चाहिए, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में। लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो भी चल जाएगा, वैसे एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा बेटर है, बट लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव तब भी होमोलिटिकली टूटेगी बॉन्ड, ठीक है ना। तो उस बॉन्ड का क्या होगा, उस बॉन्ड का होगा होमोलिसिस। और नेसेसरी क्या है होमोलिसिस होने के लिए, एनर्जी तो देनी पड़ेगी तभी तो टूटेगा बॉन्ड, अपने आप थोड़ी टूट जाएगा। बहुत ही कमजोर बॉन्ड है, रूम टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो बात अलग है। कोई बॉन्ड बहुत ही नाजुक बॉन्ड है तो उसको, उसके लिए रूम टेम्परेचर से भी बिलो टेम्परेचर जो होगा उससे टूटेगा, ठीक है। तो बॉन्ड का होमोलिसिस कब होगा, एच न्यू या यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में। या तो एच न्यू दे रखा हो या यूवी लाइट दे रखी हो या हाई टेम्परेचर दे रखा हो, तो समझ जाना कि होमोलिसिस होना कंफर्म है। ये नेसेसरी कंडीशन है होमोलिसिस की। क्या है नेसेसरी कंडीशन, इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू और यूवी लाइट और हाई टेम्परेचर, when single bond is available between two more electronegative atoms, then that bond undergoes homolysis in presence of H nu or UV light or high temperature, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। एक एग्जांपल है जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया Cl2, तो ये क्लोरीन जो है इसको दूसरे क्लोरीन एटम से जोड़ दिया। क्लोरीन जानते हो आप, एक बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर रखता है, एक बॉन्ड 3 लोन पेयर। ये क्लोरीन भी एक बॉन्ड बना रहा है इसके साथ म्यूचुअली और 3 लोन पेयर रख रहा है, तो आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं ये और 3 लोन पेयर प्रत्येक क्लोरीन के पास। अब देखो इस क्लोरीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7, यहां भी पहले एनर्जी लेवल में 2, दूसरे में 7, तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन दोनों एटम के बीच में तो मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो पतला है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बीच में से क्या है, पतला है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बीच में से क्या है, बिल्कुल बीचों बीच से, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों ही, ठीक है, बीचों बीच से पतला है। तो इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटल है, ज्यादा ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की। ये भी क्लोरीन है तो ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा है। और दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और इसका न्यूक्लियस भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच जाएंगे थोड़े से, तो बीच में से इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पतला हो गया होगा, ठीक है। मान लो ये इतना पतला हो गया, तो और जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे एटम्स उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड पतला होता जाएगा, उतनी बॉन्ड कमजोर होती चली जाएगी और उस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। कम एनर्जी के फोटोन की जरूरत पड़ेगी।
तो क्या बोलेंगे, एच न्यू या यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर में से कुछ देना पड़ेगा या तभी टूटेगा। ये बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। क्या बोले, एच न्यू या अल्ट्रावायलेट लाइट, एच न्यू और यूवी लाइट और हाई टेम्परेचर एच न्यू या यू लाइट या हाई टेम्परेचर अगर दोगे तो ये बॉन्ड कैसे टूट जाएगी। देखो ये बॉन्ड जो है इस तरह से टूट जाएगी, बीच में से क्रैक हो जाएगी, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को बट जाएंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन से बैलेंस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन से बैलेंस्ड है, तो बाद में भी अपने अपने प्रोटॉन से अपने अपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड रहेंगे। तो शुरू में न्यूट्रल थे दोनों एटम, बाद में भी दोनों एटम न्यूट्रल ही रहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि ये क्लोरीन जो है इस पे 3 लोन पेयर थे ही सही, वो तो एज इट इज ही बना दी। ये दूसरा क्लोरीन एटम जो है इस पर भी 3 लोन पेयर थे, वो एज इट इज बना दिए इस पर। ये एक इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह गया इस तरह से, थोड़ा डार्क करके हाईलाइट कर देता हूं इसको। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का था जो इसी के पास रह गया, लेकिन बॉन्ड तो टूट गई ना। तो क्या बोलेंगे हम कि Cl डॉट बना एंड Cl डॉट बना। ठीक है, तो पहले इसका ऑक्टेट पूरा था क्लोरीन का, और ऐसे ही इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा था, लेकिन अब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये रिएक्टिव है स्पीसीज, ये भी रिएक्टिव है, ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में रिएक्शन करना चाहेंगे, कुछ न कुछ करना चाहेंगे। तो ये रिएक्टिव स्पीसीज होती है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं इनको, इंटरमीडिएट्स। तो कैसे इंटरमीडिएट्स हैं ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इन पे। तो होमोलिसिस जब होगा बॉन्ड का क्या होगा यार, होमोलिसिस। ये होमोलिसिस लिखने की जरूरत है क्या, वैसे लिख रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है सब कुछ। तो होमोलिसिस, तो होमोलिटिकली टूटना चाहता है ये बॉन्ड, और एच न्यू या यू लाइट या हाई टेम्परेचर दे दिया तो वाकई टूट भी जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि ये जो Cl डॉट है आपका ये वाला, और ये जो Cl डॉट है, ये दोनों ही क्या है, न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स। ये दोनों के दोनों ही क्या है बेटा, न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स। These are neutral intermediates. These are neutral intermediates. These are neutral these are neutral intermediates. न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स, ये उदासीन मध्यवर्ती हैं। न्यूट्रल मतलब उदासीन, इंटरमीडिएट्स मतलब मध्यवर्ती। ये उदासीन मध्यवर्ती है, ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स हैं। तो होमोलिसिस से क्या बनते हैं, न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स। समझ में आएगी बात, होमोलिसिस रिजल्ट्स इनटू न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स। तो लिख लीजिए डबल स्टार डाल के, क्या सीखा यहां पर हमने कि होमोलिसिस से न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स बनते हैं। सो राइट डाउन डबल स्टार पॉइंट, होमोलिसिस रिजल्ट्स इनटू, homolysis results into neutral intermediates. Neutral intermediates. Neutral इंटरमीडिएट्स। होमोलिसिस से न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स बनेंगे, होमोलिसिस का रिजल्ट क्या मिलेगा, न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स। होमोलिसिस रिजल्ट्स इनटू
न्यूट्रल, इंटरमीडिएट्स। अब एक काम करते हैं, होमोलिसिस तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड, होमोलिसिस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, question is, write the correct order of reactivity of the following towards homolysis. Question is, write the correct order, write the correct order of reactivity of the following towards homolysis. निम्न का होमोलिसिस के प्रति क्रियाशीलता का सही क्रम बताइए, रिएक्टिविटी का सही क्रम बताइए। किसके प्रति? होमोलिसिस के प्रति, ठीक है ना। बात होमोलिसिस की चल रही है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस दे रखे, दो बिट दे रखे हैं। पहला बिट दे रखा है F2 Cl2 Br2 एंड I2, ठीक है। दूसरा बिट दे रखा है F2 N2H4 and H2O2। H2O2 इन सभी के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको डिस्कस करा रखे हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है ना। करवाए थे ना स्ट्रक्चर्स डिस्कस, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। कौन सा बॉन्ड इजीली होमोलिटिकली ब्रेक होगा? दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे दोनों, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में से पतला हो जाएगा, तो उतना ही बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो आसानी से टूट जाएगा, कम एनर्जी से टूट जाएगा, कम एनर्जी देने से। HU या U लाइट या हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तो थोड़ा कम से काम चल जाएगा। कम एनर्जी का फोटोन अगर डालेंगे तो टूट जाएगा, अगर बॉन्ड कमजोर है तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन करना है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे, बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड पतला हो जाएगा तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, जल्दी ही प्रोडक्ट बना लेगा फिर आगे चल के। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हुई? जिसकी बॉन्ड पहले होमोलिटिकली टूट जाएगी, जिसकी बॉन्ड इजीली होमोलिटिकली टूट जाएगी, वही ज्यादा रिएक्टिव कहलाएगा, ठीक है, वही जल्दी रिएक्शन देगा। तो सॉल्व करते हैं, देखो पीरियोडिक टेबल तो आपने देखी रखी, पी ब्लॉक बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एन के नीचे पी, ओ के नीचे, देखो इधर रफ वर्क कर देता हूं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एन के नीचे पी, ओ के नीचे एस, एफ के नीचे Cl, उसके नीचे Br, उसके नीचे आई। ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिखा है मैंने। तो यहाँ मुझे तो पहले बिट में F2 Cl2 Br2 I2 दे रखे हैं, तो F2 Cl2 Br2 एंड I2 जो है वो सेम पीरियड के एटम्स है या सेम ग्रुप के एटम्स है? FCl Bri सेम ग्रुप के एटम्स है, सेम ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स।
तो ग्रुप वाइज ही लिख देता हूं ऐसे, अब वो लिख के तो आना ही देगा, तो आपको वर्टिकल लिख लेना है ऐसे समझाने के चक्कर में। एफ एफ बॉन्ड, सीएल सीएल बॉन्ड, बीआर बीआर बॉन्ड और आई आई बॉन्ड। ठीक है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन एक बॉन्ड 3 लोन पेयर, प्रत्येक फ्लोरीन एक बॉन्ड 3 लोन पेयर, प्रत्येक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर रखता है। ठीक है ना, एक बॉन्ड 3 लोन पेयर। एक लोन पेयर ये दूसरा, ये तीसरा लोन पेयर, यहां पर भी एक लोन पेयर ये दूसरा, ये तीसरा, इस पर भी 3 लोन पेयर्स होंगे, इस पर भी 3 लोन पेयर्स होंगे, इस पर भी 3 लोन पेयर्स होंगे, ये ब्रोमीन है, इस पर भी 3 लोन पेयर्स होंगे, बी नहीं है, बी आर है, लिख लेना इसको। आयोडीन पे भी 3 लोन पेयर होंगे। ठीक है, दिस इज बी आर। ठीक है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर में बता देता हूं आपको, एफ सी एल बी आर एंड आई। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। फोन कॉल याद कर लो, FONCl, तो F ग्रेटर ग्रेटर देन Cl, F ग्रेटर देन Cl तो लिख ही सकता हूं, फिर Cl ग्रेटर देन Br, ऐसे Br ग्रेटर देन I। ये क्या है, इन एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है ये। ठीक है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे या क्लोरीन ज्यादा खींचेंगे, या ब्रोमीन ज्यादा खींचेंगे, या आयोडीन ज्यादा खींचेंगे? सबसे ज्यादा कौन खींचेंगे? जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो, ज्यादा ज्यादा खींचेंगे। तो क्या होगा यहां पर, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ज्यादा ज्यादा खींचे तो अपनी अपनी तरफ खींच गए ज्यादा, बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड पतला। क्लोरीन थोड़ा कम खींचेगा, ब्रोमीन और भी कम खींचेंगे, और आयोडीन तो और भी कम खींचेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर है, ये थोड़े पास है, ये और पास है, ये और पास है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो ज्यादा ज्यादा खींच जाएंगे, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, तो बीच में से इलेक्ट्रॉन क्लाउड पतला हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में से काफी पतला हो गया, इतना पतला कि रूम टेम्परेचर को भी टॉलरेट नहीं कर सकता। ये इतना कमजोर है, ये बॉन्ड बहुत नाजुक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को भी टॉलरेट नहीं कर सकता है, रूम टेम्परेचर तो बहुत दूर की बात है। -78 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, बहुत ही लो टेम्परेचर पर यह बॉन्ड मेंटेन रह पाती है। तो बोलेंगे कि रूम टेम्परेचर पर तो बात करेंगे नहीं इसकी, तो -78 के अराउंड टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो क्या बोलेंगे, F2 बॉन्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा ही नहीं नेचर में इजीली, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में मिलता है F2। तो क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, बहुत नाजुक बॉन्ड है, हाईली रिएक्टिव है, बहुत तुरंत टूट जाता है। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक है, हीट देने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो एक्सोथर्मिक है, हाईली स्पॉन्टेनियस है, बॉन्ड इजीली टूट जाती है। ठीक है,
क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम खींच पाएंगे, तो बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां के मुकाबले में थोड़ा मोटा होगा, इस तरह से। ब्रोमीन के केस में और कम खींच पाएंगे तो और मोटा होगा थोड़ा, लेकिन पतला तो बीचों बीच से होना है, ये तो कंफर्म है। यहां से भी थोड़ा ज्यादा मोटा है, और आयोडीन के केस में थोड़ा और मोटा रहेगा यहां से भी। तो इससे भी ज्यादा मोटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो पतला तो बीच में से ही होना है, क्योंकि मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन है बीच में हर एक केस में। तो यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बीच में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, तो पतला तो बीच में से ही होगा हर बार। लेकिन यहां सबसे पतला, यहां कम पतला, यहां और भी कंपेरेटिवली मोटा होता चला जा रहा है बीच में से थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींच रहा है, तो बॉन्ड सबसे ज्यादा कमजोर है, तो होमोलिटिकली सबसे आसानी से कौन सी बॉन्ड टूटेगी? ये वाली बॉन्ड। ये थोड़ी और मुश्किल से टूटेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पर भी बीच में से टूटेगी बॉन्ड, थोड़ी और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पर तो और ज्यादा देनी पड़ेगी। I2 जो है ये रिवर्सिबल है, तोड़ दिया तो आपस जुड़ जाएगी, मतलब टूटेगा नहीं आसानी से, ठीक है। तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, बहुत कमजोर बॉन्ड है, ये मजबूत बॉन्ड है, तो ये मुश्किल से टूटेगी। ज्यादा एनर्जी का पैकेट देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी का फोटोन डालना पड़ेगा, तब जाके इसका होमोलिसिस होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया? F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा, जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी रिएक्शन देगा, ज्यादा रिएक्टिव है होमोलिसिस के प्रति। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर इज F2, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। क्या है ये? रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स होमोलिसिस। दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स होमोलिसिस। रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स होमोलिसिस। क्या है होमोलिसिस के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर? F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, ठीक है। ये है होमोलिसिस के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर, और यही आपके पहले बिट का आंसर है बेटा। क्लियर है? ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको तो मैं मिटा देता हूं। दूसरा बिट ट्राई करते हैं। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था F2 N2H4 H2O2 F, अरे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है मैंने। वैसे आगे पीछे दे सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा और सिस्टमेटिक दे देता हूं। वो रैंडमली दे सकता है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। ये दे रखा है F2 H2O2 एंड N2H4, ऐसे कर लीजिए इसको, F2 H2O2 N2H4 ऐसे दे रखा है। आगे पीछे देने से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लिखना है आपको तो फाइनली, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे भी लिखा रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन FON इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख दिया। आगे पीछे भी दे तो आप व्यवस्थित आप करेंगे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो F2 H2O2 एंड N2H4, ठीक है। तो देखिए दूसरा बिट सोल्व कर रहा हूं मैं।
पीरियोडिक टेबल तो आप जानते ही हो बहुत अच्छे से, यहां लिख देता हूं। ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है ना। एन के नीचे पी, ओ के नीचे एस, एफ के नीचे सीएल, उसके नीचे बीआर और उसके नीचे होता है आई, होता है ना। तो मैंने बोला F2, H2O2, N2H4, तो ये कहां आ रहे हैं, ये दिख रहा है FON, सेम पीरियड में है। तो पीरियड के हिसाब से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इस तरह से लिख रहा हूं मैं, पीरियड वाइज। पहले FCl Br आई थे तो F2Cl2 Br2 I2 ऐसे लिख दिया था मैंने, समझाने के लिए, समझाना आसान रहेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन यहां होगा, ऑक्सीजन यहां होगा, नाइट्रोजन यहां होगा, ठीक है। तो ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। आपको मालूम है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रखता है, ये नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर। फिर इसके बाद है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर बना देता हूं मैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, ये नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर रखता है, तो पहले लोन पेयर बना देता हूं। फ्लोरीन 1 बॉन्ड, 3 लोन पेयर, ये फ्लोरीन भी 1 बॉन्ड, 3 लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए यहां पर H जोड़ देंगे, यहां H जोड़ देंगे, तो बेटा N2H4 हो गया ना, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, NH2NH2, तो N2H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर रखता है, ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो यहां HH जोड़ दो। फ्लोरीन 1 बॉन्ड, 3 लोन पेयर, ये फ्लोरीन 1 बॉन्ड, 3 लोन पेयर, आपस में 1 बॉन्ड बना ली, तो ये F2H2O2 N2H4 ये लिख दिया मैंने। अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आपको पता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है, NOF ऐसे है, NOF। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाता है, F की सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की, है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर से ही जवाब देना है। तो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दिख रहा है आपको के बीच में सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है। यहां पर देखो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से है, दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हाइड्रोजन काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों नहीं एटम सेलेक्ट करना, ये दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड देखो है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने की बात करेंगे, इसको नहीं तोड़ने की बात करेंगे। होमोलिसिस के प्रति रिएक्टिविटी की बात चल रही है, तो क्या बोलेंगे, होमोलिसिस के प्रति रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको देखो और उसी को ही तोड़ना, ऐसा नहीं कि OH बॉन्ड को तोड़ रहे हो होमोलिटिकल, नहीं, OO बॉन्ड को तोड़िए, ये टूटेगी। दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसको तोड़ो, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर देखो, यहां पर ऐसा है कि ये दोनों फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच गया, है ना। यहां पर ऑक्सीजन थोड़े कम खींच पाएंगे, तो इस तरह से है। नाइट्रोजन और भी कम खींच पाएंगे, तो इस तरह से, ठीक है। तो देखो यहां पर काफी पतला होगा बीच में से इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रूम टेम्परेचर को टॉलरेट भी नहीं कर सकता, इतना कमजोर बॉन्ड है ये, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा मोटा होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में,
वहां से मोटा होगा। ये फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है। रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड भी टूट जाती है, ध्यान रखना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड जो टेम्परेचर होता है उस पर टूट जाती है ये। हीट वीट अलग से देने की जरूरत नहीं है H2O2 के केस में। और ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, टूट जाएगी बॉन्ड। तो रूम टेम्परेचर पर तो वैसे ही टूट जाएगी, ठीक है। तो इसको फ्रिज में स्टोर करके रखा जा सकता है लो टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, मान लीजिए, इतना कुछ समझाने के लिए। और एनएन बॉन्ड तो नाइट्रोजन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो बॉन्ड और मजबूत है, ये तो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट भी करेगा फ्रीली। क्या बोलेंगे, एनर्जी यहां देनी पड़ेगी, ठीक है। एच न्यू या यूवी लाइट देनी पड़ेगी यहां बीच में से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, यहां के कंपैरिजन में ज्यादा मोटा है। तो देखो सबसे आसानी से कौन सी बॉन्ड टूटेगी, ये बॉन्ड सबसे आसानी से टूट जाएगी, ये थोड़ी मुश्किल से टूटेगी, ये और भी मुश्किल से टूटेगी, टूटेगी बीच में से ही, ठीक है। तो रिएक्टिविटी क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया, F2 ग्रेटर देन H2O2 ग्रेटर देन N2H4। दिस इज electronegative, this is reactivity order towards homolysis, this is reactivity order, this is reactivity order towards homolysis। इसको तो मिटा देता हूं अब मैं, reactivity order towards रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स होमोलिसिस। क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर होमोलिसिस के प्रति, F2 ग्रेटर देन H2O2 ग्रेटर देन N2H4। ये होगा होमोलिसिस के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको होमोलिसिस क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हेटेरोलिसिस के बारे में जानकारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।